पैसा रहेगा तब तो फाइनेंस का प्लान करोगे। जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? जिसके पास कम रकम है उनके उनका फिनेंशियल प्लानिंग का जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उनको ज्यादा जरूरत है। आपने किसी इंसान की जगह फाइनेंशियल प्लानर एक भगवान को बना दिया। जब भी आस्तिक का मामला में कुछ बात करना है तो भगवान श्री कृष्ण को ही लेके आते हैं। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको कैसे सजेस्ट करेंगे कि ये किताब आखिर क्यों पढ़नी चाहिए? फिनेंशियल प्लानर कैसा सोचता है उनके बारे में उनको कुछ पता करना है, पता लगना है, तो देन ये बुक बहुत काम आएगा। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारे पैसे से और भी बहुत सारा पैसा बना लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारा पैसा लगाते हैं, उसको गंवा भी देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने ही पैसे को ये समझ में नहीं आता है कि उसे खर्च कैसे करें। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें यही नहीं पता होता है कि उनके पास पैसे हैं तो कितने हैं, उन्हें कहाँ इस्तेमाल किया जाए, या फिर वो किन्हीं परिस्थितियों में फंसते हैं तो उनके पास पैसे आए कहां से। कुल मिलाकर मसला फाइनेंशियल प्लानिंग का है। कुल मिलाकर मसला सिर्फ इस बात का है कि आपके पास पैसे अगर आ रहे हैं तो कहां से आ रहे हैं, जा रहे हैं तो कहां पे जा रहे हैं, और कैसे जा रहे हैं। आप बहुत अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को खुद से तय करते हैं, लेकिन एक मसला ऐसा होता है जहां पे आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो मेरे हाथ में जो एक किताब है इस वक्त, वो बड़ी ही मजेदार किताब है। और इस किताब का नाम है इफ गॉड वाज योर फाइनेंशियल प्लानर। कितना अद्भुत कॉन्सेप्ट है कि जो लोग भगवान पर भरोसा करते हैं, जो लोग आस्तिक हैं, वो अपने जीवन की तमाम दुश्वारियों को दूर करने के लिए, तमाम कठिनाइयों को दूर करने के लिए धर्म का, अध्यात्म का, भगवान का सहारा लेते हैं। लेकिन पैसे के मामले में वो खुद का ही फैसला तय करते हैं। तो एक मेरे हाथ में जो किताब है वेस्टलैंड ने जिसे छापा है, इफ गॉड वाज योर फाइनेंशियल प्लानर, सुरेश सतगोपालन ने इस किताब को लिखा है। बहुत जाने माने मशहूर बैंकर और तमाम जो फाइनेंशियल प्लानिंग्स है उनके एक विशेषज्ञ हैं। बहुत सारी किताबें वो लिख चुके हैं इस इशूज पे। तो इस किताब के बारे में आज बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं सुरेश सतगोपालन। चूंकि वो नोएडा नहीं आ सकते थे फिल वक्त, तो हमने सोचा कि ऐसी किताब पे आपको बताने के लिए इंतजार करना बेहतर नहीं होगा, तो हमने उनको जूम पे ही बुला लिया और इसी के जरिए आपसे हम मुखातिब हैं। तो शुक्रिया सुरेश सतगोपालन साहब। शुक्रिया सबसे नमस्ते। पहले तो वक्त देने के लिए, और शुक्रिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाने के लिए। आपने थैंक यू। बहुत सारी कंपनियों को फाइनेंशियल सपोर्ट, या कहिए कि मदद की है। टेक्निकल टर्म पे कहें तो मदद की है आप उन। लेकिन ये जो आइडिया है, आप, कोई कंपनी आपसे मदद मांगती है कि भाई मैं फंसा हुआ हूं, मुझे 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, या ये पैसे कहाँ से लग सकते हैं, कैसे लग सकते हैं, आप तमाम कंपनियों को पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे मदद करते आए हैं। ये आइडिया कैसे आया है आपको कि आपने किसी इंसान की जगह फाइनेंशियल प्लानर एक भगवान को बना दिया? खासतौर से इस किताब को पढ़ते हुए बार बार जिक्र आता है भगवान कृष्ण का, जिनकी गीता पे पता नहीं कितनी पीएचडी और कितनी रिसर्च लिखी जा चुकी है, और आपने उनको एक नया आयाम दे दिया है इस पूरी किताब में। आइडिया आया कैसे आपके पास ये? सी जब भी हम फिनेंस या पैसे के मामला के बात करते हैं, हमको पैसा चाहिए और चाहिए। हमारा ड्रीम्स खत्म ही नहीं होता है, हमारा गोल्स खत्म ही नहीं होता है। एक होने के बाद दूसरा दूसरा गोल खड़ा हो जाता है। लाइक हमारे पास एक घर हो गया है, हमको दूसरा एक बड़ा सा घर चाहिए, फार्म हाउस चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये खत्म ही नहीं होता है। इसमें क्या हो जाता है बहुत लोगों को, जो भी व्यक्ति जो बहुत भी कमा लेते हैं, उनके पास भी लिमिटेड है ना। सपोज 3 लाख कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, वो बड़ा रकम होता है। इनकम के माध्यम से देखेंगे तो बड़ा रकम होता है। फिर भी इतना सारा गोल्स है और गोल पोस्ट शिफ्ट होते ही जा रहा है। सो एक्चुअली पैसे के मामले में हमको एक रेखा, एक रेखा ड्रॉ सीखनी करना पड़ती है है, हाँ। हमको। हाँ। सो बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल इन टर्म्स ऑफ मनी, हमको लाइफ के ऊपर ध्यान देना है। मतलब एक एक लेवल पे हमको ये महसूस होना है कि हमारे पास पैसा है, जो भी हमको करना है वो हमने कर लिया। उसके उसके बाद लाइफ में हमको क्या करना है, लाइफ में क्या महसूस करना है, उसके बारे में हमको सोचना चाहिए।
सो इसीलिए लाइफ फिलॉसफी और वे ऑफ लिविंग लाइफ वो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। पैसा जितना भी हो, कम भी हो, ज्यादा भी हो, आपके हिसाब से बियॉन्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट यू रिक्वायर दैट अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। एंड वो अंडरस्टैंडिंग लाइफ फिलॉसफी बताने के लिए मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है जो मैं खुद होके बताता हूँ, उसका वो वेट नहीं होगा, उसका वो ग्रेविटास नहीं होगा। इसीलिए मैं सोचा था भगवान को ही लेके आते हैं लाइफ के बारे में जब बात करते हैं। आ- आर्थिक का मामला के बारे में हम तो बात कर सकते हैं, बट जब भी आस्तिक का मामला में कुछ बात करना है तो भगवान श्री कृष्ण को ही लेके आते हैं। वो तो रचाया है, वो भगवत गीता उन्होंने उनका ही बोली है। सो उनको ही लेके आया है। लाइफ फिलॉसफी के बारे में हम कैसे लाइफ एंड मनी कैसे सोचना है, उसके बारे में बात करने के लिए खुद भगवान श्री कृष्ण को ये बुक में लाया है। कॉन्सेप्ट तो बहुत शानदार है, लेकिन या अगर सिर्फ किताब पे बात करते जाएं, किताब के चैप्टर्स वाइज बात करता जाऊं, अगर मैं पढ़ता जाऊं, तो फिर वो पूरा मजा खराब हो जाएगा। हम अपने जो व्यूवर हैं, हमारे जो या व्यूअर हैं और आपके जो रीडर हैं, फिर वो कहेंगे या क्यों ही पढ़ते हैं। या सुरेश सतगोपाल ने पूरा वीडियो में ही बता दिया है, अविनाश ने सारा वीडियो में ही पूछ लिया है, तो इसको रहने देते हैं। करेक्ट तो इस करेक्ट किताब में जो दिलचस्पी है बनी रहे, इसको बरकरार रखते हैं। और दर्शकों के साथ साथ कुछ कुछ टीजर छोड़ते जाते हैं हम आपसे बातचीत या के दौरान, ताकि बना रहे पूरा इस किताब का मामला। हम चूंकि मैं एक चीज समझना चाहता हूँ, हम लोग भी नौकरी पेशा लोग हैं, हम लोगों के पास भी महीने की सैलरी आती है, पैसे का सोर्स है। कई बार एक परेशानी होती है, जैसे हम किसी मुश्किल परेशानी में फंसते हैं, तो घर लेना है मान लीजिए, या करियर का कोई फैसला करना है, पिताजी से पूछ लिया है कि पिताजी ये कंपनी है, ये कंपनी है, बताइए ना क्या करें। या किसी भी तरह कपड़े खरीदने हैं, दोस्त से पूछ लिया, यार ये दोनों शर्ट अच्छी लग रही है, क्या करें बताओ ना। जैसे ही ये मामला पैसे का आता है ना, कि आपके पास थोड़े से पैसे हैं, अब इसका क्या करें, वहां पे दिमाग काम करना बिल्कुल ही बंद कर देता है। और वहां पे आपका एक गलत फैसला, खासतौर से जब आप पैसे कमा चुके होते हैं, आप अपने करियर के उत्तरार्ध में, मतलब एकदम उत्तरार्ध में होते हैं, और आपके पास पैसा है, कभी लगता है घर बना लें, कभी लगता है यार गाड़ी खरीद लेते हैं, जीवन भर तो बहुत मुश्किल से काटे, अब गाड़ी खरीद लेते हैं, या किसी एक कंपनी में निवेश कर देते हैं, या बच्चों के लिए रख देते हैं। इस तरह के तमाम फैसले होते हैं, और ऐसे तमाम सवाल आपके सामने भी आते ही होंगे, जो लोग आपसे पूछते हैं कैसे डील किया जाना चाहिए। क्योंकि करियर के जो अलग अलग फेजेस हैं, आप नौकरी शुरू करते हैं उस समय फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, आप नौकरी के बीच में स्टेबल दिखने लगते हैं उस समय फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें, और जब आप करियर खत्म होने वाला होता है उस समय फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। कैसे सजेस्ट करेंगे आप किसी एक काम करने वाले को, एक प्रोफेशनल को। मैं ये आई मीन ये सवाल का आंसर करने के पहले हम्म। ये फिनेंशियल प्लानिंग का महत्व क्या है, जरूरत क्या है, वो बिल्कुल उसके बारे में आई मीन आई बिल्कुल जस्ट बिल्कुल टेक वन। बिल्कुल। हम्म। तो सी जब भी हमको एक आई मीन कोई लैंड होता है, हमको कुछ बंगला या कुछ खड़ा करना है उधर, हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम जेसीबी को बुला के हम खोदते नहीं है। हम्म। हम एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और आर्किटेक्ट को बोलते हैं कि हमारा रिक्वायरमेंट, जरूरत ऐसा है, इधर 4 रूम चाहिए, ऊपर पहला मंजिल में 1 रूम चाहिए, 2 रूम चाहिए, जो भी है हम्म। हमारा इच्छा है वो हम आर्किटेक्ट को बता देते हैं। उसके बाद आर्किटेक्ट उनके तरफ से वो लेके आता है एक ड्राफ्ट ब्लूप्रिंट, आपको दिखाते हैं, और आप और उनको बताएंगे कि क्या करना है और बेहतर बनाने के लिए। सो देन ही विल कम आउट द फाइनल ब्लूप्रिंट। वो ब्लूप्रिंट रख के ही हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम्म। जो भी बंगला या जो भी है, हमको ब्लूप्रिंट रख के ही कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो ये जो प्लानिंग जो होता है, ये हर चीज में करना चाहिए। जैसा हमारा व्यक्तिगत जीवन में कुछ बर्थडे सेलिब्रेट करना है, हम्म। किसी का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करना है, किसी का कुछ और सेलिब्रेट करना है, मैरिज ही सेलिब्रेट करना है, शादी सेलिब्रेट करना है, तो कितना प्लानिंग करते हैं हम लोग। लेकिन ये मामला जो है, पैसे का मामला जब आता है, हम 20 या उसके बाद आई मीन 25 साल में हम शुरू करते हैं कमाई। उसके बाद हम 35 साल काम करते हैं या 40 साल काम करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण ये टाइम होता है हमारा लाइफ में। वो वेल्थ आई मीन
वो आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण टाइम होता है, बट उसमें हम प्लानिंग नहीं करते हैं, ज्यादातर कोई कुछ नहीं करते हैं। और जैसे आपने बोला था, पिताजी को पूछते हैं या फ्रेंड्स लोग को पूछते हैं, किसी और को पूछते हैं, कुछ इधर उधर पढ़ लेते हैं और इधर उधर हम निवेश भी कर लेते हैं। सो इसमें प्लानिंग बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्लानिंग किए बिना हम जिंदगी काटे तो उसका उसका आउटकम भी वैसे ही होगा ना। तो नुकसान बहुत उठाना सारा पड़ेगा। लोग, हाँ, सो वो प्रॉब्लम प्रॉब्लम वाला ही है। मोस्ट पीपल प्लानिंग बिल्कुल नहीं करते हैं और इधर उधर देख के कुछ निवेश करते हैं, इसीलिए वो भटकते रहते हैं, लाइफ में पूरा भटकते रहते हैं। सो पहली चीज हमको क्या करना है, जो भी लाइफ सिचुएशन में है, आप 30s में है, 40s में है, 50s में है, आपका आपका क्या क्या गोल्स है, आपको क्या, किस मामले के बारे में आपको पैसा जमा करना है। पैसा जब भी हम जमा करते हैं उसका कुछ मकसद होना चाहिए। सो जैसे आपने बताया, हमको एक घर बनाना है, ये गाड़ी खरीदना है, या बच्चों का एजुकेशन के मामले के लिए हमको पैसा इकट्ठा करने का है, ऐसा बहुत सारा चीज होगा। सो वो कितना साल है, और सपोज 10 साल है, 12 साल है, तो उसके हिसाब से हम निवेश कर सकते हैं। कोई कुछ हमको एक आईफोन खरीदना है या गाड़ी खरीदना है और 12 महीने में आता है, उसके उसके लिए इक्विटी में या कुछ और में निवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एसेट है वो। सो वो शॉर्ट टर्म में निवेश करना है वो, ये थोड़ा सा हमको प्लानिंग करना है, इसको ही एक्चुअली हम फिनेंशियल प्लानिंग करते हैं। और एक और चीज हम देखते हैं हर व्यक्ति में, हर फैमिली में। सो इनका इन्वेस्टमेंट के बारे में कितना रिस्क ये ले सकते हैं। सो हर एक का एक इन्वेस्टमेंट रिस्क प्रोफाइल होता है। तो कोई कोई बहुत कंजर्वेटिव व्यक्ति होता है इन्वेस्टमेंट के मामले में, कोई एग्रेसिव बंदा भी होता है, कोई एग्रेसिवली इन्वेस्ट करने वाला भी होता है। रिस्क लेता सो है वो, हाँ, रिस्क लेने के लिए तैयार है वो। तैयार रहता है। हाँ। हाँ, रिस्क लेना है नहीं लेना है वो हम फिनेंशियल प्लानिंग में हम बताएंगे कितना लेना है करके, लेकिन वो तैयार है कि नहीं वो हमको पहला मालूम करना है। सो वो हम मालूम करते हैं, इनका गोल कहाँ आता है, इनका लिक्विडिटी कितना रखना है। मतलब सपोज आपका नॉर्मली सैलरी आता है, फर्स्ट को आता है, बट सपोज फॉर सम रीजन आपको नहीं आता है, कुछ रुकावट है उसमें, तो आपका जिंदगी स्मूथ चलना है, उसके लिए लिक्विडिटी रखना है। आपका एक्सपेंस सपोज 70,000 है, 80,000 है, कम से कम हम 3 महीने का लिक्विडिटी ऐसा रखते हैं। सो सिर्फ सिर्फ आपका एक्सपेंस भी नहीं है, ईएमआई भी होगा उसमें। हाँ हाँ, सो बिल्कुल है। वो सब आराम से वो पे करने में आपको मदद होना चाहिए। उसके लिए खुद का मदद हमसे हमको ये लिक्विडिटी मार्जिन से ही आएगा। और उसके अलावा हमने तो कोविड देख चुके हैं। कोविड में कितना कितना मुश्किलें झेलने पड़े, हम सबको मालूम है। सो इसीलिए हम कंटिजेंसी भी रखते हैं, कोई कुछ रकम हम रखते हैं, हमको मालूम नहीं है कि कोविड आएगा करके, बट लेकिन आया था। आगे भी जाके कुछ और ऐसा मसला खड़ा हो सकता है। सो हमको ये सतर्क रहना रहना चाहिए, और कुछ ऐसा निवेश करके रखना चाहिए बाजू में, अलग अलग से। सो वो कंटिजेंसी हो गया। उसके उसके अलावा कोई भी गोल्स है, अ, वो रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा एसेट में निवेश करना है, मतलब इक्विटी में कितना करना है, डेट में कितना करना है, गोल्ड में करना है कि नहीं, रियल एस्टेट में करना है कि नहीं, क्रिप्टो में करना है कि नहीं। सो जितने प्रपोर्शन में करना है वो सब हम सोच के हम करते हैं। जो प्रपोर्शन में हम 30s में करते हैं, वो प्रपोर्शन थोड़ा थोड़ा करके चेंज होते जाता है। 40s में चेंज होगा, 50s में चेंज होगा, बिकॉज आपका रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होगा। लाइक 30s 40s में आपका लोन थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि आपका लाइफ रिक्वायरमेंट वैसा है। सो आप घर बनाए होंगे, कार वगैरह लेके रखे होंगे, उसका ईएमआई चलता रहेगा। सो 50s में नॉर्मली क्या होता है, वो लोन्स कम हो जाता है, आपका अर्निंग्स बहुत ज्यादा हो जाता है, कंपेयर टू द कंपेरेटिव। ईएमआई। हाँ हाँ। कंपेयर टू द ईएमआई। सो सेविंग्स पोटेंशियल आपका 50s में ज्यादा होता है। सो वो हिसाब से हमको एक्चुअली वो कैलिब्रेट करना है, कितना इक्विटी में होना चाहिए, कितना कोई एसेट में कितना होना चाहिए, वो कैलिब्रेट करना है। सो उसके हिसाब से हम
पूरा प्लानिंग करते हैं और चेंज भी करते हैं, ईयर ऑन ईयर ओवर पीरियड ऑफ टाइम चेंज भी करते हैं वो कितना एसेट में कितना होगा। अच्छा, एक चीज ये है कि जब मैं ये किताब पढ़ रहा था अपने घर पे, चूंकि दफ्तर में तो समय मिलता नहीं है, घर पे पढ़ रहा था, तो मेरी पत्नी ने पूछा कि फाइनेंशियल प्लानर की किताब पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल प्लानिंग की किताब पढ़ रहे हो, पैसा रहेगा तब तो फाइनेंस का प्लान करोगे, जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? या और ये तो तय हो ही नहीं सकता ना कि पैसा, कितना पैसा। किसी के लिए 10,000 रुपए भी बहुत बड़ी रकम है, और किसी के लिए 10 लाख रुपए में भी वो बहुत मुश्किलों में वो काम चला पा रहा है। उसकी मुश्किलें अलग हैं, हमारे 10,000 वाले की मुश्किलें अलग हैं, 10 करोड़ रुपए वाले की भी मुश्किलें अलग हैं। जो दुनिया के करेक्ट। टॉप अमीर हैं, उद्योगपति हैं, उनकी मुश्किलों के बारे में भी हम ही लोग खबरें छापते हैं कि वो मुश्किल में घिर गए हैं, चाहे जितने भी बड़े नाम ले लीजिए। इसको सर्टेनली डिफाइन करने का कोई एक तरीका है क्या, कि पैसा मतलब कितना पैसा, और उसकी प्लानिंग, और उस पैसे की प्लानिंग मतलब कैसी प्लानिंग? हाँ, बहुत रोचक सवाल है एक्चुअली हम्म। आपने जो पूछा है। सी एक्चुअली आप देखेंगे तो जिसके पास एक्चुअली कम से कम पैसा है, प्लानिंग उनका एक्चुअली प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं क्यों ये बोलता हूँ, जिसके हम्म। पास 10 करोड़ है या 100 करोड़ है, उनका 1 करोड़ नुकसान हो गया या 2 करोड़ नुकसान हो गया, उनका ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म। व्यक्तिगत जीवन में ज्यादा फर्क नहीं हम्म। पड़ेगा, नुकसान तो नुकसान है हम्म। सबका। लेकिन सपोज किसी के पास सिर्फ 5 लाख है या 10 लाख है, उनका इवन 50,000 का नुकसान हम्म। हो गया, तो उनका जीवन में बहुत सारा फर्क हो सकता है। पड़ेगा बिल्कुल। तो इसीलिए आई मीन पीपल जिसके पास आई मीन कम कम रकम है, कम वेल्थ है, हम्म। उनको ये फिनेंशियल प्लानिंग ज्यादा जरूरत है। सो ऐसा ये एक सोच पूरा आई मीन पूरा मार्केट में फैला है कि हम्म। फिनेंशियल प्लानिंग या फिनेंशियल प्लानर्स बहुत अमीर लोग के लिए है। हम्म। अमीर लोग को हम करते ही हैं, लेकिन ये नहीं है कि जो जिसके पास कम रकम है उनके उनका फिनेंशियल प्लानिंग का जरूरत नहीं है। इनफैक्ट उनको ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनका जितना रिस्क वो ले सकते हैं वो एक्चुअली कम है। सो उनको एक्चुअली ज्यादा जरूरत है। दूसरी पॉइंट आपका, उनका जरूरतें अलग होंगे। हम्म। जो अरबपति और उद्योगपति जो है उनका जरूरतें अलग होंगे, ठीक है। वो तो है। हम्म। वो फिनेंशियल प्लानिंग में हम वो लेते हैं और उसके उसके हिसाब से हम काम करते हैं। लेकिन फिनेंशियल प्लानिंग जो है, एटलीस्ट बेसिक लेवल प्लानिंग, सबके केस में वो जरूरत है। सो हर व्यक्ति का कोई ना कोई गोल होता है ना, हर हर किसी के पास फैमिली तो होता है, निश्चित बच्चे तौर तो होते हैं। निश्चित तौर पे। आई मीन हमारा सबका ख्वाहिश है, हम्म। हमको ये अचीव करना है, ये करना है, वो करना है, हमारा ख्वाहिश है। सो उसके लिए प्लान प्लान किए बिना कुछ नहीं होगा बॉस। सो सबके लिए वो प्लान करना पड़ेगा ही। सो सबको वो फिनेंशियल प्लानिंग एक्चुअली जरूरत है। फाइनेंशियल प्लानिंग एक्चुअल जरूरत है, चाहे जिसके पास कम पैसे हों, चाहे जिसके पास ज्यादा उनके पैसे। पास उनको ज्यादा जरूरत है, जिसके पास बिल्कुल, बहुत कम पैसा है उनको ज्यादा उनको जरूरत है। ज्यादा जरूरत। तो ये यस। एक मिथ है कि जिसके पास कम पैसा है वो क्या ही प्लानिंग करेगा, 10,000 रुपए या 50,000 तो कमाता है, तो इतनी तो ईएमआई चली गई, इतने में तो खाने का खर्चा चला गया, बचे ही क्या, वो प्लानिंग क्या करे? लेकिन आपका ये कहना है कि जिनके पास कम आमदनी है वो ज्यादा प्लान करें। सो सपोज किसी का इनकम ही 50,000 है, हम्म। उनका फैमिली भी है, उनका खर्चा हो जाता है। हम्म। तो हम फिनेंशियल प्लानर हम लोग क्या उनसे पूछते हैं, आपका इतना इतना इनकम है, आमदनी है, और इतना इतना आपका खर्चा है, आप फ्यूचर के बारे में क्या सोचे हैं, आपका गोल्स क्या है, आपको क्या अचीव करना है, आगे जाके आपको क्या अचीव करना है, वो सब पूछते हैं। एक्चुअली इनका केस में क्या है, आई मीन बिल्कुल निवेश करने किए बिना ये कुछ कहीं आगे नहीं जाएंगे। सो इसीलिए हम डिस्कशन में वो उनको लगाते हैं हमारे साथ, और हम ये सोचते हैं कि आपका सोच क्या है, आगे के बारे में आपका सोच क्या है, आगे के बारे में भी सोचना है ना। हम्म। ऐसा नहीं है कि आई मीन भगवान श्री कृष्ण सडनली आपको 2 करोड़ देंगे दे या एक देंगे, करोड़ हाँ। देंगे सडनली कोई आगे जाके। ऐसा तो नहीं है। नहीं। पैसा तो आपको ही जमा करना है, आपको ही वो फैमिली का जो जो ख्वाहिश है वो आपको ही निपटना है। सो आई मीन जितना रकम है उसी के अंदर अंदर ही आपको कुछ सेविंग्स करना है, निवेश करना है। इसी में क्या है, छोटा सा आई मीन सपोज ये 50,000 वाले का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो सपोज
3,000 4,000 भी सेव कर लेते हैं हर महीना। इनको ये लगेगा 3,000 से क्या होगा, हम्म। लेकिन ये 3,000 वो सपोज ये 15 20 साल वो करते हैं, वो 50 लाख के ऊपर भी हो सकता है ये। आई मीन इनको ऐसा लगेगा कि ये इसमें क्या होगा, लेकिन बहुत कुछ हो सकता है, वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं। लेकिन ये आई मीन हर हर किसी को ये बड़ा चीज नहीं लगता है। तो इसीलिए ऐसे लोग के साथ हम बात करते हैं, थोड़ा सा पैसा निवेश करने के लिए हम सलाह देते हैं। और जब उनका उनका आमदनी भी बढ़ता है ना, तो थोड़ा थोड़ा करके वो भी वो पेज भी बढ़ा इन्वेस्टमेंट भी देते वो हैं। बढ़ा सकता है थोड़ा थोड़ा। तो ये शायद 2,000 से शुरू कर सकते हैं, 3,000 होगा 2 साल के बाद, 5,000 होगा और 2 साल के बाद, और वगैरह वगैरह। तो ये बड़ा रकम बन जाता है। क्योंकि मैं अपने ही केस में बात करूं तो 12 साल हो गए मुझे नौकरी करते हुए। शुरुआत में लगता था, किसी ने कहा 500 ही बचा लो, मैंने कहा ठीक है ना, क्या है, ठीक है, 500 क्या बचा है, या 1,000 रुपए क्या बचा है, या 2,000 क्या बचा है, उससे क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा। और 12 साल में कुछ नहीं बच पाया। तो मैं सोचता हूँ, अब होता है कि अच्छा इतना इतना कर लेते हैं, इतना रहता तो ये होता, इतना रहता तो ये होता। फिर मैं सोचता हूँ कि अगर 500 रुपए ही बचाना शुरू किया होता या 1,000 रुपए ही बचाना शुरू किए होते, तो आज एक सर्टन अमाउंट तो होता हमारे पास, किसी के भी पास, करेक्ट करेक्ट XYZ किसी के करेक्ट भी पास। अब घर करेक्ट। खरीदने का सोच रहा है आदमी, हो ही नहीं पा रहा है। एक चीज, चूंकि आप जो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानर भी आपको सजेस्ट कर सकता है, कमाना है आपको खुद है, खर्च आपको खुद ही करना है, निवेश आपको खुद ही करना है, बचाना है आपको उनमें से खुद ही है। आ, आप करेक्ट जैसे, मैं करेक्ट। अगर अपनी सैलरी आपको बता दूं, अपने खर्चे बता दूं, अपना काम बता दूं, तो आप मुझे एक रास्ता सजेस्ट कर सकते हैं कि अविनाश ऐसे कर लो तो शायद तुम्हारा कुछ काम बन जाएगा। करेक्ट। मैं इस किताब पे वापस आता हूं, और इस किताब की जरूरत की बात मैं इसलिए करता हूं कि अगर हमारे दर्शक और आपके पाठक, जो कि चूंकि ये इसका दूसरा एडिशन है, पहला एडिशन जा चुका है, बेस्ट सेलर रह चुकी है ये किताब, तो वाकई कुछ तो है इसमें जो बेस्ट सेलर इसको बनाती है। आप इन जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको कैसे सजेस्ट करेंगे कि ये किताब आखिर क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि मैंने पढ़ी है तो मुझे आइडिया है इस बात का, लेकिन बतौर राइटर, बतौर फाइनेंशियल प्लानर, एक तो तरीका ये है कि आप इस वीडियो में बता दें कि भाई आपकी 50,000 आमदनी है, आप ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, चार्ट और शेयर है उसमें निवेश कर दीजिए, म्यूचुअल फंड है उसमें निवेश कर दीजिए। बताने को आप बता सकते हैं। इस किताब के जरिए जरा हमें बताइए कि अगर किसी के पास पैसा थोड़ा सा है, वो हिचक रहा है उस रिस्क को लेने में, तो उसकी हिचक को दूर कैसे किया जाए? तो ये किताब किस लिए लिखा है, इसमें क्या क्या खास बात है, वो मैं बताता हूँ। हम्म। और किसके लिए ये काम आएगा, किसके लिए शायद नहीं काम आएगा, वो भी मैं बताता हूँ। सो ये जो आई मीन आर्थिक मामला है, फिनेंस का मामला है। सो इसको सुन के ही बहुत लोग भाग जाते हैं, आई मीन भाग जाते हैं। मेरे जैसा आदमी आई तो भाग मीन जाता है। किसी को इंटरेस्ट नहीं है, आई मीन पर्सनल फाइनेंस के बारे में किसी को एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं है, ये इतना रोचक सब्जेक्ट भी नहीं है फॉर मोस्ट पीपल। हम्म। सो इसीलिए मैंने क्या सोचा है, फिनेंस के बारे में ऐसा डायरेक्टली लिखेंगे तो कोई पढ़ने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला भी नहीं है इसके बारे में। इसीलिए मैं क्या सोचा, इसको स्टोरी फॉर्म में पेश करते हैं। सो मेरा 19 साल का एक्सपीरियंस है हम्म। एज फिनेंशियल एडवाइजर, फिनेंशियल प्लानर। हम्म। मैं सोचा अपना जो एक्सपीरियंस है, हर किसी को मैं क्लाइंट बना नहीं सकता हूँ। हम्म। सो इसीलिए मैं सोचा जो भी मेरा एक्सपीरियंस है स्टोरी फॉर्म में सभी जब पेश करूं, सो ये जो आई मीन ये जो पढ़ते हैं उनको मालूम होगा कि हम्म। फिनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, और फिनेंशियल प्लानर हम्म। जो उनका लाइफ में, व्यक्तिगत जीवन में क्या फर्क लेके आ सकते हैं, वो मालूम पड़ेगा। सो इसीलिए मैं क्या किया है, बहुत सारा ऐसा सिचुएशंस लेके आया हूँ। आई मीन जो व्यक्ति आई मीन ऐसा बहुत अच्छा कमा लेते हैं, लेकिन उनका एक्सपेंसेस भी बहुत खूब है उनका। हम्म। हम्म। सो वैसा उनका उनका सिचुएशन कैसा सुधार सकते हैं, क्या सलाह दे सकते हैं, उसके बारे में लिखा है। जो व्यक्ति का ऐसा जॉब चला जाता है, उनके लिए क्या करना है, क्या सोचना है, उसके बारे में भी मैंने लिखा है। दूसरे एक फैमिली में मेन इनकम अर्नर जो गुजर जाता है वो एक्सीडेंट में, हाँ, हाँ। उनका 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 फैमिली में कितना टर्मोइल आता है, उनके पास क्या क्या होना चाहिए जो नहीं है अभी, और उसके बारे में आई मीन व्यूअर्स को क्या सोचना चाहिए,
और उनका फैमिली में कैसा एक फिनेंशियल एडवाइजर सुधार लेके आता है। सो वो सब मैंने डील किया है। सो ये आर्थिक मामले के बारे में। और जैसे मैंने बताया पहले भी, ये मनी का मामला एक है और लाइफ का मामला दूसरा है। सो जितना भी पैसा है हमको ऐसा लगता है ये, आई मीन, ये बस नहीं है हमारे लिए, और चाहिए और चाहिए। बिल्कुल। ये दिल मांगे मोर। हम्म। सो वैसा ही है, हर हर किसी के केस में वैसा ही है। सो हमको ये, आई मीन, वी हैव टू ड्रॉ दैट लाइन। सो लाइफ में वो, आई मीन, वो दैट फुलफिलमेंट, वेल बीइंग फील करने के लिए क्या चाहिए, उसके बारे में भी मैंने लिखा है। क्योंकि जितना भी आपके पास पैसा है, आपको वो स्ट्रेस ही फील होता है। बहुत लोगों के पास वही है। उनके पास 10 करोड़ है। हम सोचेंगे कि फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में हम जब भी बात करने जाएंगे, वो बोलेंगे हमारे पास बहुत पैसा है, अभी बताओ अभी क्या कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं, दुनिया हम्म। के लिए क्या कर सकते हैं। ऐसा नहीं बात करते हैं कोई लोग। हाँ, 10 करोड़ है, अभी ये बताओ सुरेश कि और इसको निवेश करके मैं कैसा 20 करोड़ बना बता सकता हूँ, सकता 25 करोड़ हूँ। बना सकता हूँ। हम पूछते हैं। हम्म। 10 करोड़ बहुत बड़ा रकम होता है। हाँ, आपका जो जो ड्रीम्स है वो पूरा आप कर सकते हैं। और आपका बच्चों को बहुत सारा रकम आप पास भी कर सकते हैं। अ, फिर आपको क्यों पैसा और चाहिए? एक्चुअली डायरेक्ट कुछ उनका ये नहीं है, आंसर नहीं है उसका उनको। लेकिन और बढ़ाना है और बढ़ाना है और बढ़ाना है और स्ट्रेस लेना है। सो इसके लिए वो गॉड लेके आया हूँ। सो एक्चुअली पैसे के बाद क्या करना है लाइफ में, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण आके बहुत बात करता है। तीसरा जो जो चीज है ये बुक में, एक्चुअल फाइनेंशियल एडवाइजर कैसा सोचता है, हम्म। उसके बारे में आपको जब जो जो भी रीडर्स, जो भी व्यूअर्स है, वो जब भी वो बुक को गो थ्रू करते हैं, उनको मालूम है फिनेंशियल प्लानर का क्या सोच है, बहुत सारा राय में कि उनका क्या सोच है, वो उनको पता चलेगा। सो ये फिना डू इट योरसेल्फ काइंड ऑफ बुक नहीं है। सो इसमें ओके, आपका स्थिति ऐसा है तो ये कर सकते हैं, ऐसा ये आपका स्थिति ऐसा है तो ये एक आई मीन ये रास्ता प्लानिंग बताती है आप ये किताब ये पूरा। रास्ता ही बताया है इसमें। इट इज नॉट अ डू इट योरसेल्फ काइंड ऑफ अ बुक। सो वैसा सोच के बुक खरीदेंगे तो उनको काम में निराशा नहीं हाथ में आएगा। लगेगी। हाँ, लेकिन सपोज फिनेंशियल प्लानिंग के बारे में उनको जानकारी लेना है तो ये बुक बहुत काम में आएगा। फिनेंशियल प्लानिंग क्यों करना है, वेल्थ के बारे में, लाइफ के बारे में उनको जानना है, वो और फिनेंशियल प्लानर कैसा सोचता है उनके बारे में उनको कुछ पता करना है, पता लगना है, तो देन ये बुक बहुत काम में आएगा। तो अगर आपके पास चाहे आपकी आमदनी 10,000 रुपए महीने की हो, चाहे आपकी आमदनी 10 लाख रुपए महीने की हो, या आपकी आमदनी 10 करोड़ रुपए महीने की हो, जो भी हमारे पाठक और जो भी हमारे दर्शक हैं, उनके पास चाहे जितना पैसा है, उसको प्लान करने की जरूरत है। और उनकी जिंदगी में तमाम ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब वो उनको सोचने पे मजबूर करेंगी कि अच्छा ये होता तो हम ऐसे कर लेते, ऐसा होता तो हम वैसा कर लेते। तो उन तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, उन काल्पनिक परिस्थितियों को या वास्तविक परिस्थितियों को जो अलग अलग लोगों के जीवन में आ सकती हैं, वैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर एक की किताब लिखी गई है, इफ गॉड वाज योर फाइनेंशियल प्लानर, जो वेस्टर्न से प्रकाशित हुई है। कीमत भी बहुत कम है, 500 रुपए इसकी कीमत है, 499 ही है। और 300 पन्ने की ये किताब है, जिसमें आपको अपने जीवन की तमाम परिस्थितियां नजर आएंगी। आप जब कहानियां पढ़ते जाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा मैं तो यहाँ पे फंसा हुआ था, लेकिन मैं उससे निकला किसी दूसरे तरीके से। तो ये किताब आपको एक रास्ता बताती है कि आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि अभी सुरेश सतगोपाल ने कहा कि ये सिर्फ रास्ता बताती है, ये डू इट योर सेल्फ वाली किताब नहीं है कि आपने वो रास्ता खोजा और खुद ही उस रास्ते पर चल पड़े। इस किताब का मूल मकसद मुझे लगता है कि सिर्फ ये है कि फाइनेंशियल प्लानिंग आपके लाइफ में क्यों जरूरी है, और क्यों करेक्ट। आप चाहे जितनी रकम कमाते हो, चाहे जितने गरीब हो, चाहे जितने अमीर हो, चाहे जिस मिडिल क्लास से बिलोंग करते हो, आपको हमेशा हर वक्त अपने जीवन में जैसे तमाम और चीजों को देखते हैं, वैसे ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को भी देखते रहें। और ये किताब इस काम में आपकी खूब मदद करेगी। तो शुक्रिया सुरेश सर। एक तो आपने ये बताया मुझे कि कम से कम फाइनेंशियल प्लानिंग
नहीं की है तो आज सही करना तो कम से कम शुरू कर ही दो। और उसका भी जवाब करेक्ट। मिल गया कि मेरी पत्नी ने पूछा कि जब पैसे नहीं थे तुम्हारे पास क्यों पढ़ रहे हो इस किताब को। तो उसका जवाब भी कमोबेश मुझे मिल गया है, किताब को पढ़ते वक्त भी मिला, और फिर आपसे या बात करके और भी ज्यादा चीजें क्लियर हो गई। तो थैंक यू वक्त देने के लिए, और थैंक यू इस किताब को लिखने के लिए।